इविल गोड्स के लैंडिंग ने दुनिया को अपोकलिप्स और केओस में डाल दिया है, जबकि ह्यूमंस ज़ॉम्बी में बदल गए हैं। हमेशा की तरह हमारे एमसी सियान अपनी गर्लफ्रेंड और सबसे अच्छे दोस्त से धोखा खा जाता है, लेकिन वो किसी मैजिकल आइटम के थ्रू वो वापस से पास्ट में आ जाता है ताकि सब कुछ बदल सके। इसी के साथ ही में उसको फायर को कंट्रोल करने की पावर मिल जाती है और एक सम्राट में बंधे इविल गोड्स की पूरा का पूरा जेल भी उसके कंट्रोल में हो जाता है। इसका जो ये जेल या फिर कहे तो डायमेंशनल, यहाँ पर पूरी तरह से जो टाइम रहता है वो थम जाता है और वो बिना किसी टेंशन के यहाँ पर अपने खाने और जानवरों को इकट्ठा कर सकता है, ये जानते हुए कि वो यहाँ पर मर नहीं सकते और न ही भाग सकते हैं। तो चलो फिर हम लोग जानते हैं कि ये सब कैसे शुरू हुआ। ब्लड मून बर्बाद हुए शहर के ऊपर आ गया। टूटे फूटे बिल्डिंग के मलबे के पास में हमारा एमसी सियान बिटेन ब्लड ईट और वो पूरी तरह से टूट चुका था। दूर से जो डीमंस थे वो बर्बादी मचा रहे थे बिना किसी दया के। उनके स्ट्रॉन्ग चाले और शक्तिशाली उसके अंश बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, बहुत सी चीजों को कागज की तरह से फाड़ रहे थे। डीमंस की कमांड के तहत एक ज़ॉम्बिस की सेना थी। ज़ॉम्बिस जो ह्यूमन बॉडी के मीट के भूखे थे, बल्कि कुछ बचे कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने की कोशिश कर रहे थे, वो भी बेतुके आशा के साथ। सियान को बार बार कुचला जा रहा था और लात मारी जा रही थी, जबकि एक चुड़ैल इसकी इस सिचुएशन पे बहुत ज्यादा मुस्कुरा रही रहती है और फिर वो उसके घाव पर पेट्रोल डालना शुरू कर दिया, हर एक इंच को ढक दिया। चुड़ैल और उसका बंदा खजाने को लहराते हुए उसका मजाक उड़ाया। उस बंदे ने सियान की सबसे इम्पोर्टेंट चीज ग्रेड 6 की टोकन को चुरा लिया। उसने उस आदमी की ओर देखा जिसे वो अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था, जबकि पेट्रोल उसके घाव को दर्दनाक तरीके से चुभ रहा था। उसकी बस एक ही चिंता थी, जो उसकी घूमी हुई बहन थी। सियान के फ्रेंड ने टोकन को इकट्ठा किया, एक खतरनाक बीस्ट को बुलाते हुए जो अपने शिकार के कपड़े को हार की तरह पहनता था। उसने सियान को बताया कि उसकी प्यारी छोटी बहन पहले ही अपनी दुखद शांतिपूर्वक प्लेस पर पहुंच चुकी थी, क्योंकि वो एक परेशानी थी। कम से कम उसका प्योर ब्लड और किसी चीज के लिए यूज में था। सियान यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा था और वो खड़े होने की कोशिश कर रहा था। इनफैक्ट वो वापस फाइट करने की भी कोशिश कर रहा था। बचे कुछ लोग विलन की तरफ आशा से देख रहे थे। वो उसे सोजुन के नाम से जानते थे, जिसे गॉड द्वारा सबसे पावरफुल ब्लेसिंग मिला था। जैसे ही सोजुन ने उस चुड़ैल को अपने बाहों में उठाया और वो वहाँ से उड़ गया, उसने सियान को एक दर्दनाक गुड बाय किया, एक जलती हुई लाइटर उसे जलाने के लिए, और उस डीमन ने भी अपनी कदम आगे रखना जारी रखा जब तक कि उसने उसके बुलाए गए भालू का सामना नहीं किया। नॉन इंडिपेंडेंस किए गए इस जानवर ने ब्लैक डीमन के साथ स्ट्रगल किया और ये एक वापस से लड़ाई थी। इसी टाइम पे सियान का शरीर आग में जल गया। वो और भी ज्यादा पेन सहते हुए उसने एक नए मौके की इच्छा जताई। सियान ने ये संकल्प लिया कि अगर पर लोग सच में ही तो डेफिनेटली वो उन सभी को नहीं बख्शेगा जिन्होंने उसके साथ गलत किया। नफरत और दर्द से भरते हुए उसकी राइट आंख आग से लिपट गई जब उसने कुछ बहुत आवाज सुनी जो उसकी इच्छा पूरी कर रही थी। उसका जो हार्ट बीट था वो धीरे धीरे धड़कने लगा और एक फाइनल बीट के साथ वो पास्ट में लौट गया। फायर पावर उसकी आंखों में आ गई। जो उसने फिजिकल और इमोशनल दर्द महसूस किया था वो उसके सोल में एब्जॉर्ब हो गई। सियान अचानक से बिस्तर से जागता है, जैसे कि वो पसीने से तरबतर। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लंबे टाइम से बुखार से सोया था। उसके जितने भी चोटें थे और जो चले हुए शरीर थे वो गायब थे। क्या वो सुनाई जाने वाली आवाज सच में थी जो उसने मौत के कगार पर सुनी थी? उसने अपने बिस्तर को चारों ओर से टटोला और अपने फोन को निकाला। उसने तारीख देखा तो 1 जुलाई 2028 था, अपोकलिप्स शुरू होने से 3 दिन पहले। इसका मतलब कि 3 दिन बाद अपोकलिप्स स्टार्ट हो जाएगी। वो तुरंत बाथरूम की ओर दौड़ा ताकि वो खुद को होश में ला सके और समझ सके कि जो उसने अभी एक्सपीरियंस किया उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ फिर से स्टार्ट हो गया है। उसे नॉर्मल और हेल्दी महसूस हो रहा था। सिर्फ एक ही डिफरेंस था, उसकी राइट आंख का कलर हल्का सा गोल्डन में था, जो कि आग के बीच की वजह से था, जो उसको जलाने के बाद उसके अंदर ही छोड़
छोड़ दिया गया था। वो शांत होने के लिए एक मोमेंट लिया और सिचुएशन की कस्टमाइजेशन में आश्चर्यजनक रूप से तेजी दिखाई। उसने कपड़े पहने और दरवाजे से बाहर निकल गया। जब उसने बाहर के नजारे को देखा तो उसने देखा कि उसका पड़ोस देखने में अच्छा नहीं था, लेकिन 3 दिन बाद सब कुछ बुरा लगेगा। अपोकलिप्स आने वाला है जो ह्यूमंस को ज़ॉम्बी में बदल देगा। साथ ही में एक अजीब गरीब गोस्ट का भी लैंडिंग होगा। कुछ ह्यूमंस में अपनी प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ पावर अवेकन होगी, लेकिन जो लोग इसे अवेकन नहीं कर पाएंगे वो लोग व्यर्थ होंगे। जो पूरा सिटी है वो बिस्ट द्वारा बदल जाएगा, जहाँ पर बचे कुछ लोग लिमिटेड फूड के लिए लड़ रहे होंगे। उसकी गर्लफ्रेंड रुओलैन और उसका सबसे अच्छा दोस्त धोखेबाज याओ युन उसे बिना किसी हिचकिचाहट के धोखा देंगे। सचमुच शैतानों की बात करे तो रुओलैन ने उसे फोन करना शुरू कर दिया। सियान ने फोन उठाया और रुओ की चिढ़ाने वाली आवाज तुरंत सुनाई दी। उसने तुरंत आंसर न देने का सोचा, ये पूछते हुए कि क्या वो रिलेशनशिप को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। रुओलैन हमेशा ऐसी ही होती थी, जब भी कुछ उसके अकॉर्डिंग नहीं होता वो रिलेशनशिप खत्म करने की धमकी दे रही थी। पहला उसका बेवकूफ और दुखी स्वभाव उसे उससे माफी मांगने के लिए मजबूर कर देता था, लेकिन अब वो बिल्कुल भी परवाह नहीं करता था। सियान ने बस इतना कहा कि जरूर ब्रेकअप कर लो। इससे सियान बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। वो ये उम्मीद कर रही थी कि सियान उससे पिलने की तरह माफी मांगेगा। सियान ने आखिरकार रुओ से रिलेशनशिप तोड़ने का फैसला किया। वो उसकी चालाकी से थक चुका था। अब कोई महिमा मंडल सेवक नहीं बनना चाहता था। उसने कॉल को कट कर अपने जेब में रख लिया। वो थोड़ी सी शांति पाकर उसने ये सुनिश्चित करने का फैसला किया कि उसे अपने लिमिटेड टाइम में काम को पूरा करना होगा। रुओलैन अपना फोन गुस्से में पटक देती है। उसे ये एहसास होता है कि उसे गालियां देने से पहले उसने कॉल को कट कर चुका था। उसका कुत्ता उसके धैर्य की हद को तोड़ते हुए इतनी तेजी से कॉल कट कर उसको ब्लॉक कर गया। रुओ और सियाओ ने अभी एक और हार्ट सत्र का आनंद लिया था। उसने पूछा कि क्या सियान को आखिरकार उसने लिटिल रोमांस के बारे में पता चला, लेकिन ऐसा होना पॉसिबल नहीं था। रुओलैन ने लूजर को अपनी केमिकल क्रीचर की तरह काबू में रखा था, जो अपनी आज्ञा और मांगे नहीं मानता था। सीजुन हंस पड़ा। उसे इस बात की परवाह नहीं थी और उसे इस बात की चिंता थी कि उसके फादर ने उसे कुछ एशियन फैमिली के धरोहर को इकट्ठा करने के लिए कहा था, क्योंकि कुछ बड़ा होने वाला था। रुओलैन को याद आता है कि उसका लूजर बॉयफ्रेंड ने पहले फैमिली ट्रेजर टोकन के बारे में बात की थी। उसे याद आया कि वो कुरूप सदस्यों पुराना आर्टिफैक्ट प्रेजेंट में सियान की बहन सियान युन के पास है। रुओलैन को विश्वास था कि उसका पालतू कुत्ता हमेशा की तरह माफी मांगने के लिए लौटेगा। उस समय बस वो टोकन की मांग करेगी। अपनी इंटेलिजेंसी पर प्रसन्न होकर सीजुन रुओ को अपनी गोद में लेकर फिर से उनका कार्यक्रम स्टार्ट हो गया। टोकन जिसके बारे में वो बात कर रहे थे, उस टोकन के ऊपर बहुत ज्यादा जंग लगा हुआ था। सियान ने 30 किलोमीटर की दूरी पर टैक्सी लेकर अपनी बहन के स्कूल की तरफ दौड़ लगाई। अपनी जॉब को छोड़ते हुए सियान जुन ने पूछा कि उसकी आंखों में क्या हुआ है। सियान ने इसका आंसर नहीं दिया और उसने बस अपनी छोटी बहन से पूछा कि क्या उसकी बहन उसके ऊपर विश्वास करती है। वो हमेशा से बेहद करीब रहे हैं, इसीलिए उसने उसके ऊपर विश्वास किया। उन्होंने दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर होकर बड़े हुए हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि सियान सेफ रहे। उसने तुरंत अपना सामान पैक करने के लिए कहा। उसकी बहन ने कहा कि उसको सामान तैयार करने के लिए 2 घंटे लगेंगे। सियान ये जानकर आश्चर्यचकित था कि जियान ये सुनकर आश्चर्यचकित था कि उसने और भी ज्यादा क्लियर आउट करने के लिए क्यों नहीं पूछा। जैसे उसने कहा, सियान युन अपने बड़े भाई पर दुनिया में किसी भी अदर पर्सन से बहुत ज्यादा विश्वास करती थी। उसने देखा कि वो अपना सामान पैक करने के लिए चली गई। इस बार सियान ने यह संकल्प लिया कि वो इस बार ये सुनिश्चित करेगा कि उसकी बहन इस बार सेफ और हेल्थी रहे। उसे अपने हाथ में रखी फैमिली ट्रेजर की भी आवश्यकता होगी। उसे बस याद था कि सीजुन ने किसी टाइप का पोर्टल खोला था और वो उस जंगली बीस्ट का यूज करके एक बिग मोस्टर को बुलाया था। उसने सोचा कि वो सांप जैसा महाकाय फीट कैसे कर सका। अचानक उसकी आंखों का जो फ्लेम था वो बाहर निकला और वो टोकन के ऊपर चला गया। उस फायर ने टोकन की जो जंग था उन सभी को जलाकर उसके असली अपीयरेंस में ला दिया।
किया। इसे एक प्राचीन आर्टिफैक्ट था जो ग्रेट 6 हेल से जुड़ी हुई थी। सियान अचानक किसी पोर्टल के अंदर खींचा गया जो टोकन के अलग डायमेंशनल में ट्रेवल कर रहा था। पोर्टल एंड में उसे एक अलग एरिया में फेंक दिया जहाँ पर पूरी तरह से अंधकार था और उसके बीच में एक बड़ा सा टावर था जो हर डायरेक्शन में अनगिनत टाइग्रिस माउंटेन से जुड़ा हुआ था। वो जो देख रहा था जो उसके बारे में शब्द नहीं निकल पा रहा था। टावर के अंदर बहुत सारे और अलग अलग टाइप के डीमन और मॉन्स्टर से भरा हुआ था जो पूरी तरह से बंदी बने हुए थे और वो बाहर आने के लिए बेताब थे। वो सभी उसके पास आते ही उसकी ओर अपनी घूरती आंखों से देख रहे थे। डीमंस और मॉन्स्टर्स उसे डराने की कोशिश की उनकी दहाड़ और व्यू पॉइंट के साथ और ये बेहद प्रभावित था। तभी टावर पे एक खतरनाक लाइटनिंग स्ट्राइक गिरी। वो लाइटनिंग उन मॉन्स्टर्स और डीमन पर निशाना बनाया जो सियान को डरा रहे थे। उनमें से एक ने उस लाइटनिंग का सामना किया। जब वो विनाशकारी पावर उनके शरीर को नष्ट कर रही थी तो डिस्ट्रक्शन टेस्ट ने बदहास होकर तांडव किया जो क्लियरली सियान से जुड़ी हुई थी। एक मिस्टीरियस पावर टावर के मॉन्स्टर को दबा रही थी। तभी वहाँ पर एक सिमिलर वॉइस सुनाई दी जो अपने लाइफ को एंड होते टाइम सुनी थी। वो मिस्टीरियस पर्सन ने मुस्कुराते हुए अपना अपीयरेंस दिखाया। सियान की विजिलेंस तुरंत बढ़ गई और उसने सामने वाले पर्सन को घूरा। उसने अपना इंट्रोडक्शन सुडाजी के रूप में दिया जो एक ब्यूटीफुल 9 टेल्स वाली फॉक्स थी, इच्छाधारी फॉक्स। उसने सियान का वेलकम करते हुए उसे नया हेल्थ रीजन का वार्डन कहा। सुडाजी ने समझाया कि हजारों साल पहले इमोर्टल एम्पायर ने आउटर इमोर्टलिटी को इकट्ठा किया। ताई बाई, ताई सुआन, 3 सुद्धो, गुआन इन, फुफसी, सुआन नु और अदर को मिलाकर डीमंस को पनिशमेंट देने वाला टावर बनाया। वो टावर पूरा होने के बाद इसे ग्रेट 6 हेल का नाम दिया जो हर बुराई का सपना था। समय के साथ बहुत से पावरफुल मॉन्स्टर्स, एनिमल्स और डीमंस को उनके गंभीर के लिए यहाँ पर बंदी बनाया गया। इन्फिनिटी पनिशमेंट टावर में वो दिन रात सोल को जलाने वाली हेवंस की लाइटनिंग के दर्द को सहन करते रहे। सियान के हाथ में जो माफी का टोकन है वो इस भयानक प्लेस को खोलने की एकमात्र चाबी है। इसीलिए सुडाजी ने उसे एक नया वार्डन कहा क्योंकि इस प्लेस का उसका पहला एक्सपीरियंस था। इच्छाधारी फॉक्स ने सियान को अंदर इनवाइट किया उनके कैंडिडेट से मिलने के लिए। उसने प्रॉमिस किया कि वो चलते चलते इस टावर के बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन देगी। सियान ने सुडाजी के इनवाइट को एक्सेप्ट किया। उसने एक खौफनाक दरवाजे के अंदर कदम बढ़ाया जैसे उसके पास खोने के लिए कुछ भी ना हो। जैसे ही उसने फर्स्ट फ्लोर पर कदम रखा उसके ऊपर एनर्जी की तेज लहर का सामना करना पड़ा। सुडाजी ने उसे केयरफुल किया और इस डांसी एनर्जी से सावधान रहने के लिए कहा। जैसे ही सियान ने अपनी गोल्डन आई को खोला उसने फायर की लहरों को बुलाया और उस फायर ने उस एनर्जी से उसको बचाया। डाजिन सियान के इस सिचुएशन को संभालने से वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुई। उसने उसके फायर को हेल फायर का बताया। ये शायद वही कैटलिस्ट था जिसने उसे अंडरवर्ल्ड में मौत के बाद फिर से उसे जीवित रखने की क्षमता दी थी। दाजी ने ये भी एक्सेप्ट किया कि उसने उसे उसके लाइफ को एंड होते टाइम पे कांटेक्ट किया था। दाजी ने ये भी समझाया कि ग्रेट 6 हेल 5 लेयर में डिफाइंड है। सियान की सोल पावर के आधार पर सेकंड फ्लोर के जो गेट है वो खुल जाएंगे जो उसके करंट टाइम के लिमिट को सरपास करेगा। वो जितनी पावर पा सकेगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट का सामना कर सकेगा। इसलिए उसको फास्टली अपनी सोल पावर को बढ़ाना होगा। अभी सिर्फ एक ही एक्सपीरियंस पॉइंट है और ये सिर्फ पहुंच योग्य एरिया ग्राउंड फ्लोर है। कैद खाने के पीछे एक सिमिलियर डरावना चेहरा था। ये वही बिग मॉन्स्टर था जिसे जुन ने पहले लाइफ में बुलाया था। सियान की क्यूरियोसिटी उसके ऊपर हावी हो गई और वो कैद खाने के और भी ज्यादा करीब चला गया जिससे उस मॉन्स्टर ने भयानक युद्ध चिल्लाने से जाग उठा। जो वहाँ पर हुआ वो चौंका देने वाला था। वो खतरनाक मॉन्स्टर एक पालतू की तरह और एक प्यारा सा बिहेवियर करने लगा जो एक नए सेंटिनल को देखकर प्रसन्न था। उसने सियान की तारीफ की कि वो यंग बहुत ज्यादा आशाजनक है। टावर के कैंडिडेटों ने हजारों वर्षों से नए सेंटिनल के आगमन की प्रतीक्षा की थी। उन जानवरों ने सियान को अपनी सेवा भी देने की पेश की अगर उसे कुछ चाहिए हो। बेडेडी काले भालू ने सियान के
पास आने की कोशिश की, लेकिन दाची ने उसे धकेल दिया, ये कहते हुए कि वो पहले सियान के करीब जाने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लगता है कि इच्छाधारी लोमड़ी ने सियान के प्यार में पहली हकदार पाने की इच्छा की थी। उसने शिकायत की कि ये हजारों साल के दानव राजा सिर्फ कुछ हजार साल से कैद में हैं, जो पहले से ही ध्यान के लिए तरस रहे हैं। लेकिन हर कोई ब्लैक बियर की तरह नहीं था। कुछ कैंडिडेट नए सेंटिनल का समर्थन नहीं कर रहे थे और वो सिर्फ उसके टोकन पर निर्भर थे। एक जंजीर में बंधा हुआ पक्षी जिसे डीमन तो हेवनली लाइटनिंग के द्वारा फिर से 1000 साल के लिए मारा जाना पसंद करेगा, बजाय कि वो उस बच्चे के सामने झुकने के लिए। दाजी और ब्लैक बियर के अलावा ऐसा लगता है कि टावर में अनलिमिटेड कैंडिडेट अलाइव हैं। सियान ने अपनी आंखें ब्लैक बियर के पड़ोसी पर घुमाई। उसने देखा कि उस मोस्टर की पीठ, मार्शल शरीर और उसके साथ जुड़ी डीमन विंग थी। जब वो डीमन पलटा तो उसने एक ह्यूमन चेहरा देखा जिसकी नोकदार चोक थी। सियान ने उस डीमन को एशियन कहानी और कविताओं से पहचाना। वो थंडर वाला गॉड लेई झेंजी था। दाजी ने सियान की प्रशंसा की। उसने तुरंत ही दूसरे कैंडिडेट को पहचान लिया। उसने क्लियर किया कि इस दुनिया में डीमंस को सैनिक, जनरल, कमांडर, किंग, ज्ञानी और उसके आगे के लेवल में क्लासिफाई किया गया है। क्योंकि सियान टावर के सिर्फ लोअर लेवल तक पहुंच सकता है, इसलिए वो जनरल लेवल के अपराधियों को देख सकता है। वो जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग होगा और भी ज्यादा हाई लेवल पर जाएगा, तब उसे और भी ज्यादा पावरफुल कैंडिडेट का सामना करना पड़ेगा। ये कहा गया था कि सबसे टॉप पर इंटेलिजेंट लेवल के इमोर्टल अपराधी भी कैद हैं। दाजी ने सुना था कि गॉडेस नोवा ने ये शोभिंग हुए कहा कि गॉड लेवल के प्राणियों को टावर में रखते थे, लेकिन वो टाइम के साथ खो गए। इच्छाधारी लोमड़ी ने यंग सेंटिनेल को मेहनत करने और रैंक में टॉप पर पहुंचने के लिए प्रेरित किया ताकि वो पूरे जेल पर कंट्रोल कर सके। सियान इस जिम्मेदारी के पैमाने से थोड़ा ओवरवेलमेंट हो गया। टावर उसके दिमाग की कल्पना से भी बहुत ज्यादा खतरनाक था। लोअर लेवल पर नॉर्मल लेवल के जानवर की पावर पहले से ही डिस्ट्रक्शन होती है। टॉप फ्लोर के कैंडिडेट वर्ल्ड डिस्ट्रॉय के दुष्प्रभाव होने चाहिए, लेकिन चाहे जो भी बुराई टावर में जो कैद हैं, वो फ्यूचर में सेंटिनेल के कंट्रोल में रहेंगे। आने वाले डिस्ट्रक्शन में उसके पास सबसे ज्यादा पावरफुल बनने की क्षमता है। अपने लिटिल सोल पावर के साथ फिलहाल वो यहीं तक पहुंच सकता है। सियान को और भी ज्यादा सोल को कलेक्ट करना होगा ताकि वो नेक्स्ट फ्लोर तक पहुंच सके और टावर के ऊपर तक पहुंच सके। दाजी ने बताया कि सोल पावर लिविंग क्षमताओं से अलग होती है। क्षमताएं ज़ॉम्बी और म्यूटेंट से क्रिटिकल कोर और अवशोषित करके स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। दूसरी ओर सोल पावर को देवताओं को मारकर ही प्राप्त किया जा सकता है। 3 दिन बाद जब गॉड अर्थ पर लैंड करेंगे, उसकी हंटिंग स्किल तभी से स्टार्ट हो जाएगी। फिर हम सियान को एक एशियन बीजी मार्केट में देते हैं। उसके प्रीवियस लाइफ में किसी ने एक स्टॉल से एक बंधन इमोर्टल रस्सी पाई थी और वो एक पावरफुल एबिलिटी यूजर बन गया था। इस समय वो ट्रेजर अभी भी इस गली में बिक्री के लिए होना चाहिए। शुक्र की बात है कि प्राचीन आइटम्स की प्रदर्शनी से निकलने वाली एनर्जी उसकी हेलफायर के बीच से बच नहीं सकती। फॉर्चुनेटली सियोंग फैमिली के हेड और सीजुन के फादर सोंग टियान भी बाजार में घूम रहे थे। अपनी विश्वसनीय एशियंट क्लोथिंग एसर्सर्स एल्डर हुआंग के साथ सोंग टियान ने सियान को स्टॉल पर घूमते हुए देखा। ये देखकर कि यंग आदमी का कमर्शियल में इंटरेस्ट है, उसे याद आया कि उसने अपने बेटे को सलाह दी थी कि वो ऐसे दोस्त को चुने जो किसी न किसी तरीके से यूजफुल हो, और सीजुन ने उसे आश्वासन दिया था कि सियान बस एक बेवकूफ वफादार आदमी है जिसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा इजी है। सोंग टियान ने यंग मैन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो वैल्यूएबल एशियन क्लोथिंग की खोज कर रहे थे। एल्डर वांग ने उसे आश्वासन दिया कि अपनी विवेकशील आंखों के साथ वो एक अच्छा सामान इकट्ठा कर सकते हैं। दुर्भाग्य से प्रदर्शनी में दिखाए गए एशियन क्लोथिंग बेकार है। सोंग टियान एक पूर्वज पूजन से वापस आ गया था, जहां उसने अपने पूर्वजों से एशियन कलाकृतियों की खोज करने के लिए कहा था। अचानक एल्डर हुआंग ने एशियन दुकान के दरवाजे पर एक कलश को देखकर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। वो तुरंत उसे लेने के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन पहले उसे कोई और हासिल कर चुका था। ओनर बहुत ज्यादा खुश था कि एक और
मूर्ख ग्राहक को धोखा देने का मौका पाया, लेकिन वो बेवकूफ कस्टमर सियान था। सो ओनर ने कुछ बेकार सी बातें कहते हुए कहा, ये कलश मिंग राजवंश का एक आर्ट है। उसने कीमत 10,000 बताई और सियान तुरंत उस महंगे वैल्यू टैग को देखकर पीछे हट गया। सियान उस आइटम को जांचने के लिए एक नाटक किया, ये देखने के लिए कि क्या ये कोई नुकसान या फिर स्पेशलिटी है। उसने बताया कि इस कलश में एक दरार है और ये रस्सी से बांधा हुआ है। सियान ने एशियन क्लोथिंग के लिए 100 युआन से भी ज्यादा कीमत बताई। उस ओनर ने तुरंत उस कलश को खींचा और उसे वहाँ से हटने के लिए कहा। इसी पल एल्डर हुआंग और सोंग टियान ने एशियन क्लोथिंग की जांच करने के लिए घुसपैठ की, ये जानने के लिए कि सियान ने पहले ही उस ट्रेजर को निकाल लिया था। वो बंधी हुई लाल रस्सी, कोई भी ये नहीं सोच सकता था कि ये मामूली सी रस्सी आने वाले दिनों में कितनी ज्यादा वैल्यूएबल बन जाएगी। ये मैजिकल खजाना इमोर्टल रस्सी के नाम से जाना जाता है। वो इसे हेलफायर की पावर से ही जान सका। चुपचाप मैजिकल रस्सी को अपनी जेब में छुपाते हुए उसने थोड़ा सा मस्ती करने का फैसला किया। उसके प्रीवियस लाइफ में उसकी छोटी बहन को सोंग फैमिली ने पकड़ लिया था जब उसने टोकन को चुराया था। उन्होंने उसे एक डिस्टोर्टेड रिचुअल के लिए ब्लड बलिदान के रूप में इस्तेमाल किया। इस बार बड़े भाई ने पूरी तरीके से सोंग क्लैन से बदला लेने के लिए संकल्प लिया। एल्डर हुआन ने क्लियर किया कि कलश में एशियन स्त्रोतों की एक हल्की आध्यात्मिक ओरा है। उसे रस्सी की बची हुई ओरा का आभा हो गया था। बूढ़े आदमी की दृष्टि पर भरोसा करते हुए सोंग टियान ने उस आइटम की कीमत पूछी। सियान ने चालाकी से इंटरफेयर किया और सोंग अंकल का ध्यान एक पोलाइटली ग्रीटिंग के साथ खींचा। सोंग टियान ने ग्रीटिंग का जवाब दिया और थोड़ी सी बातचीत की। चालाक बिजनेसमैन ने यहाँ तक की कहा कि सियान के पास जो प्राचीन विरासत है उसके बारे में वो बाद में बात करना चाहता है। उस साहसी प्रस्ताव का जवाब देते हुए सियान ने अपनी आवाज को ऊंचा किया और सोंग टियान का नाम जोर से लेते हुए कहा ताकि सबका ध्यान आकर्षित हो सके। उसने ये हिंट दिया कि अंकल सोंग कुछ वैल्यूएबल आइटम खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। एशियन क्लोथिंग मार्केट में रिच बनने के लिए एक्साइटेड लोगों की भरमार थी और बहुत जल्द भीड़ स्टॉल के चारों ओर इकट्ठा हो गई, जिसमें पॉपुलर एल्डर हुआंग असेसर थे। सभी के सभी लोग $10,000 से उसके ऊपर तक बोली लगाना स्टार्ट कर देते ही सोंग टियांग वैल्यू को बढ़ते हुए देखकर नाराज होकर कहा कि उसने सबसे पहले इस ट्रेजर को ढूंढा था। उसका प्राइस बहुत जल्द $20,000 तक पहुंच गई। एशियन क्लोथिंग के लवर्स ने वैल्यू को चकनाचूर करके सीधे $50 तक पहुंचा दिया, बल्कि शॉप ओनर ने इस वॉर को कंटिन्यू करते हुए अपनी जेब को भरते रहा। फाइनली इतना स्ट्रगल करने के बाद सोंग टियान को 70,000 से ज्यादा पे करना पड़ा। सोंग टियान जिसे 10,000 में पाने वाला था, लेकिन सियांग के नाटक से उसे और भी ज्यादा पे करना पड़ा। सियांग सोंग टियान से अपनी फैमिली ट्रेजर के बारे में बात करने के लिए रुक जाता है। अंकल सोंग शिष्ट बने रहे और सियांग से टोकन देखने का रिक्वेस्ट किया। सियांग ने तुरंत अपने टोकन को निकाला और उन्हें दूर से देखने दिया। एल्डर हुआंग पहले से ही जानता था कि वो जो टोकन है वो एक रियल ट्रेजर है और वो इसे करीब से देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। सियान ने तुरंत टोकन को अपनी जेब में डाल दिया और उनको करीब से टोकन देखने के लिए उनको रिजेक्ट कर दिया। सोंग टियान ने सियान और उसके बेटे के फ्रेंडशिप के लिए गुहार लगाई, लेकिन सियान ने कहा कि अब उसका सीजन से कोई भी संबंध नहीं है। अगर अब और कुछ नहीं है तो वो यहाँ से जाने वाला है। फाइनली सोंग टियान ने उस टोकन को देखने के लिए पे करने का इरादा किया। सियांग ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और उसमें फोन पे निकाल के दिखाया और उसने कहा कि 1 मिनट के जांच के लिए 10,000 लगेंगे। तुम लोगों से भी कुछ रिक्वेस्ट है भाई, इसी QR कोड को स्कैन करके भाई कुछ चिल्लर भेज दो यार, इस गरीब को थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। और सियांग उन्हें 5 मिनट के लिए जांच करने के लिए दे देता है, तो इसके लिए उसे 50,000 मिलेंगे। सोंग टियान ने अपने दांत पीसते हुए हार मान ली। अंकल सोंग ने तुरंत पैसे को ट्रांसफर किया। भाई लोग तुम लोगों ने भी भेज दिया ना, क्योंकि अभी तक मैसेज नहीं आया, भेज दो यार इस गरीब को। और सियांग ने उस टोकन को एल्डर हुआंग के ऊपर फेंक दिया। जब वो लोग उस टोकन का हर तरीके से जांच कर रहे थे, सियांग पहले ही अपने पैसे को खर्च करने में बिजी था। उसने खाने और पीने का एक अच्छा स्टॉक ऑर्डर किया, क्योंकि ग्रेड 6 हेल जेल में खाली जगह है। वो अपनी जरूरतें चीजें वहाँ पर स्टोर कर सकता है। डाचिन ने उसे बताया
बताया कि अलग डायमेंशन में रखा गया कोई भी सामान एक अच्छी कंडीशन में रहेगा, वो वहाँ पर कुछ अलाइव जानवरों को भी स्टोर कर सकता है। इसलिए इच्छाधारी लोमड़ी ने कुछ मुर्गियों की भी बात की, क्योंकि आखिरकार वो एक फॉक्स थी। सियांग ने बहुत सारे सामान को खरीदे, खर्च वाले सामान से लेकर मोर्टल आइटम तक। डिलीवरी वाले वो सोचने लगे कि क्या वो एक फार्म शुरू कर रहा है। सियांग का बहुत जल्दी फंड खत्म होने में देर नहीं लगी। वैसे भी आजकल बहुत जल्द पैसे खत्म हो जाते हैं, वही हाल मेरे भी है, बहुत बुरा लगता है यार। 5 मिनट बाद उसने बूढ़ों से पूछा कि क्या वो टाइम को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन सोंग टियांग पहले से ही बिक गया था। वो टोकन को अपने लिए खरीदना चाहता था। जब सोंग टियांग ने कहा कि मैं बेचने के लिए तैयार हूँ, तो बूढ़े आदमी का चेहरा खुशी से चमक उठा। लेकिन सियांग ने जो कीमत बताई वो बहुत ज्यादा था। सियांग ने 10 मिलियन उसका प्राइस बताया। उनके चेहरे पे जो खुशी थी वो तुरंत ही गायब हो गई। सियांग ने जल्दी से टोकन को वापस लिया और कहा कि ये मेरी फैमिली ट्रेजर है, जो हजारों वर्षों से उसके फैमिली में चली आ रही है। वो मानता था कि 10 मिलियन कोई हाई वैल्यू नहीं है, लेकिन वो उन्हें इम्पॉसिबल पैसा दे रहा था। ये कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगा। एल्डर हुआंग मानता था कि जो टोकन है वो एक रियल एशियन आइटम था, लेकिन इसकी वैल्यू सिर्फ 5 लाख होनी चाहिए। पुराना असेसर मानता था कि अगर वो बातचीत करते तो वो 1 लाख में उस टोकन को ले सकते थे, लेकिन सोंग टियान पहले से ही उचित तरीके से उब चुका था। उसने एल्डर हुआंग को थैंक यू किया और उसे जाने को कहा। तभी अंकल ने अपने बेटे को फोन किया और उसे ऑर्डर दिया कि कुछ क्लैन मेंबर को इकट्ठा करो ताकि सियान और उसकी बहन को खोजा जा सके। वो टोकन और भाई बहन को एक साथ पकड़ना चाहता था। वो बदला लेने की चाह रखता था, क्योंकि उसी के कारण वो पूरे दिन उलझा रहा। वो बदला लेने के लिए वो अपने पूर्वजों के कहने का पालन करेगा और वो अपने पूर्वजों के लिए एक यंग लड़की का बलिदान करेगा। सियान को पता था कि सोंग टियान अपनी इस तरह इंसल्ट और टॉलरेट के बाद वो बदला लेने का प्लान बना रहा होगा। ये ठीक वही था जो वो चाहता था। वो यहाँ तक कि कुटिल पर्सन से और भी ज्यादा पैसे वसूलने के लिए पछताएगा। सियान ने सोंग फैमिली के लिए बचे हुए वैल्यू को वसूलना शुरू कर चुका था। सियांग सीधे अपनी छोटी बहन की डोरमेट्री में गया और उसने पाया कि सियान यून उसका इंतजार कर रही थी। वो पूरी तरह से तैयार थी। वो पूरी तरीके से रेडी थी और जाने के लिए तैयार थी। उसने उसका सामान उठाया, ये सोचते हुए कि आखिरकार वो आज घर जा रहे हैं। लेकिन जाने से पहले एक खूबसूरत लेडी जिसके बाल प्लेटिनम कलर के थे, वो दौड़ते हुए आई और उन दोनों को रोक दिया। वो बेई सिन, सियान यून की होमरूम टीचर मिस बेई ने सांस लेने की कोशिश की और पूछा कि सियान यून अचानक स्कूल क्यों छोड़ रही है, क्योंकि अगले दिन एक इम्पोर्टेंट एग्जाम है जो उसके फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। सियांग ने टीचर को अपना इंट्रोड्यूस किया और उसने एक्सेप्ट किया कि वो अपनी बहन को हॉलिडे के लिए ले जा रहा है। मिस बेई ने कहा कि सियान यून अपनी क्लास में टॉप स्टूडेंट है। टीचर को पता था कि उन दोनों के पेरेंट्स नहीं थे, जिससे सियान को अपनी बहन की देखभाल करनी पड़ती है। मिस बेई को उम्मीद थी कि वो एक जिम्मेदार पर्सन होगा, ना कि ऐसा कि वो अपनी बहन के फ्यूचर को खतरे में डाले। वो नहीं चाहती थी कि उसकी फेवरेट स्टूडेंट बिना किसी कारण के वो यहाँ से जाए। मिस बेई ने जल्दी से समझा कि उसने अपने बातों से लिमिट को पार कर दिया है, लेकिन वो अपने फेवरेट स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा चिंतित थी। सियांग ने इस चीज को बहुत अच्छे से लिया। उसने मिस बेई को थैंक यू किया और उन्हें कुछ इम्पोर्टेंट सी सलाह दी जो कि बहुत ज्यादा सीरियस लेवल में है। सियांग ने टीचर से कहा कि उन्हें जितना पॉसिबल हो सके खाना, पानी और दवाइयों और हथियारों को इकट्ठा करना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सबसे कठिन टाइम में उन्हें पेन किलर लेना चाहिए। मिस बेई सियान की सलाह के ऐसे गंभीर हिंट को सुनकर हैरान रह गई। ऐसा लग रहा था कि जिसे वो कह रहा हो कि ये जो वर्ल्ड है वो आने वाले दिनों में सही में खत्म हो जाएगी। मिस बेई को वहीं पर चुप्पी में छोड़ते हुए वो दोनों आगे बढ़ गए। सियांग के घर पर यून ने अपने बड़े भाई से पूछा कि वो अब क्या प्लान बना रहा है, अब जबकि वो यहाँ पर है। वो बेवकूफ नहीं थी, उसे पता था कि उसके भाई को कुछ बड़ा रेडी करना है। सियांग ने खुलासा किया कि आने वाले दिनों में कुछ बहुत से बड़े चेंजेस होंगे, लेकिन उसने प्रॉमिस किया कि वो अपनी बहन की हर कीमत पर अपनी बहन को प्रोटेक्ट करेगा। उसने उस टोकन को एक पेंडेंट में बदल दिया और सियान यून को पहना दिया, जबकि वो कुछ टाइम के लिए बाहर जा रहा था। उसने उसे कभी
भी किसी के लिए दरवाजा न खोलने के लिए कहा, चाहे वहाँ पर जो भी हो। सियांग युन ने अपने चेहरे पर स्माइल बनाते हुए अपने बड़े भाई को वादा किया कि जब वो वापस आएगा तो उसे एक लग्जरियस खाना मिलेगा। उसके गले में मौजूद टोकन सियान को कभी भी उसकी सिचुएशन का पता लगाने की अनुमति देगा। फिलहाल उसे बहुत जल्द फंड की बहुत ज्यादा जरूरत थी। सियांग लिफ्ट से बाहर निकला और देखा कि रुओ लेन वहाँ पर उसका इंतजार कर रही थी। वो किसी के साथ फोन पर बात कर रही थी। वो तो क्लियर था कि वो उन दोनों के बारे में बहुत गुस्से से बात कर रही थी। मोबाइल के दूसरे साइड सांप सिंह जुन था जो रुओ लेन से कह रहा था कि उस बेवकूफ को बिजी रखना जबकि वो और उसके मेंबर्स काम कर रहे होंगे। जैसे ही सियांग ने फाइनली अपना चेहरा दिखाया, रुओ लेन ने अपना एट्रैक्टिव मैजिक का यूज करते हुए उसे नाइट डिनर के लिए इनवाइट किया जैसे वो पहले करती थी। सियांग ने उसके साथ और टाइम वेस्ट करने का इरादा नहीं रखा, इसलिए उसने उसे रास्ते से हटा दिया। लेकिन रुओ लेन यहाँ पर बहुत ज्यादा जिद्दी थी। उसने रूम का माहौल नहीं समझा। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा कि क्या वो एक्चुअली में सब कुछ होने के बाद ब्रेकअप कर रहे हैं। उसे लगा कि वो किसी बात को लेकर बचकाना सा जलन महसूस कर रहा है, इसीलिए वो यहाँ पर उसे देखने आई थी। सियान ने उसे फिर से धक्का दे दिया। उसके साथ किसी भी रिलेशनशिप के बारे में सोचने से मात्र उसे मिलती आ रही थी। सियान ने उसे वार्निंग दिया कि वो उसके करीब न आए। रुओ लेन एग्रेसिव हो गई। उसे ना समझ कहते हुए उसके शब्दों का अब सियान पे कुछ भी असर नहीं हुआ। सियांग बस बिल्डिंग से बाहर निकल गया, उसको पीछे छोड़ते हुए। रुओ लेन का अहंकार चूर चूर हो गया और वो जल्दी ही उसी मांग वाली पर्सन में लौट आई। सियान ने हवा में अपने घर की दस्तावेज को लहराते हुए कहा कि वो इसे बेचने जा रहा है। तभी रुओ लेन घबराते हुए उसके पास आई और उससे कहा वो उम्मीद कर रही थी कि शादी के बाद ये जगह उसे मिल जाएगी। उसने लंबे टाइम से इसे अपने और सियान के लिए शादी के घर के रूप में देखा था। न सिर्फ सियान इसे बेचने जा रहा था बल्कि वो मार्केट वैल्यू से भी कम कीमत पर बेचने जा रहा था। सियान का बिहेवियर और भी ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था। अब वो खुद के लिए खड़ा हो रहा था और वो अब अपने पेरेंट्स द्वारा छोड़े गए घर को बेच रहा था। ये एक प्राइम लोकेशन में था जिसकी कीमत कम से कम 3 मिलियन थी। उस घर का अंतिम टाइम था, इसीलिए उसने तुरंत अपने कदम उठाए और पोलाइटली बिहेवियर से पूछते हुए कहा कि वो इसे कितने में बेचेगा। प्रोसेस को तेज और आसान बनाने के लिए वो इसे बस 1 मिलियन में बेचने जा रहा था। रुओ लेन इस चीज से चौंक गई, सोचते हुए कि क्या सियान को किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है और उसे अपना घर बेचने की जरूरत है। सियान ने रुओ के सामने एक अच्छी प्रॉपर्टी को इतने कम कीमत में बेचने का प्रस्ताव रखना जारी रखा। वो खुद इसे खरीदना चाहती थी लेकिन उसके पास अभी पैसे नहीं थे। उसके पास बस 3 लाख था और बाकी का बाद में चुकाने का सोच रही थी। लेकिन सियान को ये मंजूर नहीं था। वो केस में 1 बिलियन चाहता था। रुओ लेन ने बहुत सी चीजें सोचा। उसे पता था कि सीजुन भाई बहन के साथ खिलवाड़ करने जा रहा है और सियान तो वैसे भी खतरे में था। भले ही रुओ उसे 1 मिलियन दे दे, वो फिर भी उसकी ही ओर लौट आएगी। उसे तो बस सियान से उस प्रॉपर्टी को लेना था। फाइनली रुओ ने हार मान ली और एक सौदा करने के लिए राजी हो गई। उसे तुरंत रियल एस्टेट ऑफिस जाने के लिए इनवाइट किया। रियल एस्टेट ऑफिस में रुओ लेन ने अपनी मोम के साथ फोन पर बात की ताकि बाकी पैसे मिल सके, ये आश्वासन देते हुए कि पैसा बिना किसी प्रॉब्लम के लौट आएगा। रुओ की मोम ने उसे डांट लगाई कि वो एक गरीब लड़के के साथ डेट कर रही है और अपनी फैमिली प्रॉपर्टी को उसका घर खरीदने के लिए खर्च कर रही है। रुओ लगभग अपनी मोम को गालियां देने की सोच रही लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। वो अभी भी ये सोच रही थी कि सियान बहुत जल्द हमेशा के लिए चला जाएगा। सियान बहुत ज्यादा बेताब था, इसलिए उसने रुओ लेन से जल्दी करने के लिए कहा ताकि वो प्रॉपर्टी पेपर पर साइन कर सके। रुओ लेन ने सोचा कि वो अपने प्रॉब्लम में ही फंस रही है लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो खुद सियान के जालों में फंस रही है। जब फाइनली केओस आएगा तो प्लेनेट पर हर संपत्ति अपना वैल्यू खो देगी। रुओ लेन व्यक्तिगत और फैमिली बचत के बिना उसके पास कुछ भी नहीं होगा और वो अपने अस्तित्व का आखिरी मौका खो देगी। रुओ लेन ने खुशी खुशी डील को पूरा किया, यहाँ तक कि उसे घर लौटने के लिए इनवाइट किया। इस बार सियान ने उसके इनविटेशन को ठुकराया नहीं। जब सनसेट हुआ, सीजुन और उसके गुंडे घर के पीछे हथियारों के साथ
साथ चले गए। सियांग के लौटने से पहले वो ऊपर जाकर उसकी बहन के साथ एक डीपली बातचीत करने का प्लान बना रहे थे। सियान यून ऊपर थी, वो अपने भाई के लिए खाना बनाने के लिए लगी हुई थी। उसे पता नहीं था कि क्या होने वाला है। उसे ये भी नहीं पता था कि उसके गले में जो टोकन लटका था वो कुछ अजीब सी एनर्जी निकालने लगा। जल्दी ही सीजुन और उसके गुंडे अपार्टमेंट के बाहर खड़े हो गए। बेशरम सीजुन ने दरवाजे को नॉक किया और सियान यून को बुलाया। उसने अनुमान लगाया कि लड़की ही दरवाजा खोलेगी क्योंकि वो उसके भाई का दोस्त था। दरवाजा खटखटाने पर सियान यून दरवाजे की ओर बढ़ी। हालांकि वो दरवाजा खोलने में जल्दी में नहीं थी। भले ही उसने सीजुन की आवाज पहचानी। उसने कहा कि उसका भाई घर पर नहीं है और सीजुन से पूछा कि वो यहाँ पर क्यों आया है। वो अपनी नॉर्मल हंसी में जवाब देते हुए बोला कि उसे पता था कि उसका भाई किचन के सामान को खरीदने के लिए गया है और उसे पहले घर लौटने के लिए कहा गया था। उसके शब्द सियान यून के लिए बहुत सही लग रहे थे क्योंकि उसे नहीं पता था कि दरवाजे के दूसरे ओर उसके लिए क्या इंतजार कर रहा है। अनजाने में उसने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन अचानक उसे अपने भाई की वो वार्निंग याद आ गई कि किसी के लिए भी दरवाजा नहीं खोलना है। उसके भाई के वर्ड तुरंत उसके सोच को बदलने में सफल रहे क्योंकि उसने किसी और पर भरोसा करने के बजाय अपने भाई पर अधिक भरोसा किया। सीजुन की ओर मुड़ते हुए उसने कहा कि उसे अपने भाई के लौटने तक इंतजार करना पड़ेगा। उसका जवाब सुनने के बाद सीजुन गुस्सा हो गया। उसकी दोस्ताना नकाब गिर गई और उसकी आवाज में चिढ़ आ गई। वो ये दिखाने की कोशिश करने लगा कि वो दुखी है, कि वो उससे डरती है और वो उसके ऊपर विश्वास नहीं करती। और वो सियांग यून से तुरंत दरवाजा खोलने के लिए रिक्वेस्ट करने लगा, लेकिन उसके इस बिहेवियर को चीजों को और बिगाड़ दिया क्योंकि सियान यून ने उसके ऊपर और भी ज्यादा भरोसा कर लिया कि उसे दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। उसका प्लान फेल हो जाता है। सीजुन और भी ज्यादा ट्रिपिकल अपनाने का निर्णय लिया। उसके दोस्त ने पहले से ही एक टूल बॉक्स लाया था, वो इसे खोलने के लिए इस्तेमाल करने जा रहे थे। इन अपराधियों के लिए ताला तोड़ना बहुत ज्यादा आसान था और ऐसा ताला कुछ ही मिनट में खुल जाना चाहिए था। जब उसके फ्रेंड ने ताला खोलने की कोशिश की, सीजुन ने सियान यून से पूछा कि क्या उसका परिवार का टोकन उससे संबंधित है। अनजाने में उसने आंसर दिया कि उसके भाई ने उसे कभी भी पहनाया नहीं है। बेशरम का सवाल सियान यून के लिए कुछ स्पेशल नहीं था। उसका तो बस मोटिव लड़की को बिजी रखना था, जबकि उसके गुंडे ताला खोलने का काम कर रहे थे। बहुत जल्द उन लोगों ने उस ताले को खोल लिया। अगले ही पल वो गुंडे वेपन्स को लेकर अंदर कूद पड़े। ये एक इनोसेंट लड़की के घर में घुसने के लिए जरा भी ज्यादा नहीं था। उन्हें यकीन के लिए एक बड़ा गिरोह लेना चाहिए। फिर बाकी की चीजें एक्सपेक्ट अकॉर्डिंग हुआ। उन्होंने सियान यून को पकड़ लिया और सीजुन ने उसे अपमानित करना शुरू कर दिया। उसने बात करते हुए कहा कि अगर वो पहले ही दरवाजा खोल देती तो सब कुछ जल्दी ही खत्म हो जाता। सीजुन अब एक भगवान की तरह महसूस कर रहा था क्योंकि उसके पास अब वो होली आइटम थी जो उसके फादर चाहते थे। साथ ही में सियान यून की बहन भी अब बस उस नासमझ बास्टर को उसके घुटने पर लाने और उससे माफी मंगवाने की बारी थी। सियान यून ने जब उस बास्टर की पकड़ से खुद को मुक्त किया तो उसने सीजुन से पूछा कि वो क्यों कर रहा है। आखिरकार जैसा कि उसने सोचा, वो उसके भाई का दोस्त था। सीजुन ने कुछ भी छुपाने का इरादा नहीं रखा। उसने पागलपन भरी हंसी के साथ जवाब दिया कि वो सिर्फ सियान का दोस्त है क्योंकि वो एक फूल था जिसे आसानी से गुमराह किया जा सकता था। उसने ये भी नहीं छिपाया कि उसने कई गंदे काम किए थे जिन्हें वो सियान यून पर आरोप लगाने का योजना बना रहा था। सियान यून इस पर बिलीव नहीं कर पा रही थी, लेकिन हकीकत बहुत ज्यादा क्रूर थी। सियान यून एक रियल बास्टर निकला जो अपने नीच कामों का ब्रेकिंग कर रहा था, जिसमें उसके भाई की लवर के साथ उसका रिलेशनशिप भी शामिल था। उसके वर्ड बहुत ज्यादा बेकार थे, इसीलिए सियान यून ने उसे छोड़ने के लिए कहा। हालांकि उसकी बातों ने हालत को और भी बिगाड़ दिया। उस बास्टर ने जवाब में थप्पड़ मारा। उसने कहा कि चिल्लाने का तो सोचना भी मत, अदरवाइज उसने धमकी दी कि वो उसे अपने मौजों से गे कर देगा। सीजुन के दोस्तों ने भी उसकी तरह ही बेकार सी चीजें दिखाई। वो पूछने लगे कि क्या सियान यून सही उम्र की है। इस पर सीजुन ने आंसर किया कि उसे ये खुद जांच कर सकते हैं। तभी अचानक किसी की हंसी गूंजी। उसने लड़कों से पूछा कि क्या उन्होंने शराब की झील और मीट का जंगल सुना है। इन शब्दों के साथ चारों ओर का माहौल अचानक
अचानक बदल गया। कुछ ही टाइम में लड़के एक तालाब में थे जहाँ पर बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां थी। इन्वायरमेंट इतना ज्यादा ब्यूटीफुल था कि उन्हें ये समझने में कोई भी सवाल नहीं था कि वो यहाँ पर कैसे आए। ये एक्चुअली में हेवन प्लेस था। कम से कम फर्स्ट नजरिए से वो लड़कियां उन्हें गले लगा रही थी और उन लोगों को मीट दे रही थी और उन लोगों को किंग कह रही थी। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें मीट पसंद है, तब उन लड़कों ने कहा कि ये बहुत ज्यादा डिलीशियस है। कुछ भी बुरा नहीं लग रहा था। लेकिन अचानक एनवायरनमेंट बदल गया और एक सफेद बालों वाली लड़की ने एक खतरनाक स्माइल के साथ कहा कि वो जो मांस खा रहे हैं वो उनका अपना है। इसके ठीक बाद सभी लड़कियां गायब हो गई और उस तालाब का पानी ब्लड में बदल गया। बास्टर का चेहरा मुस्कान से सीधे डर में बदल गया। डाची, जिसने सब कुछ जानबूझकर किया, उसने उनसे पूछा कि क्या मेन्यू पसंद नहीं आया। इन बेचारों का जो ब्रेन था वह इल्यूजन में था। वास्तविकता दुनिया में ये लोग तड़प रहे थे। उन्हें ये भी एहसास नहीं था कि उनकी जो सजा है वो अभी तो शुरुआत ही हुई है। सियान युन बस किनारे पर होकर ये सब देख रही थी। उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। एंड में जो बास्टर थे वो सभी के सभी घबरा गए। वो लोग भूत को देखकर डर के मारे, लेकिन वो फिर भी ये नहीं समझ पाए कि जो इल्यूजन है वो कहाँ पर एंड हुआ और वास्तविकता कहाँ शुरू हुई। सीजुन बाकी की तुलना में बेहतर सिचुएशन में था, लेकिन वो भी ये नहीं समझ पाया कि ये हॉन्टेड इल्यूजन कहाँ से आया। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कई निर्दोष आत्माओं का खून पिया था, लेकिन अब पहली बार उसे इस छोटी लड़की के सामने डर और हिचकिचाहट का अनुभव हुआ। फिर उसके दिमाग में ये विचार आया कि इसका कारण वो अजीब सा टोकन ही हो सकता है। सीजुन ने इसे निकाला और चिल्लाने लगा कि ये टूट गया पुराना चक्रा जो उसे किसी भी तरीके से नहीं मार सकता। लेकिन टोकन की पावर कुछ और ही सोच रही थी। एक पंजा टोकन से आया और तेजी से सीजुन को ये एहसास दिलाया कि एक्चुअली में कचरा कौन है। उसके चेहरे पर गहरे कट छोड़ते हुए बास्टर तुरंत दर्द के मारे चीख उठा और उसने टोकन छोड़ दिया, जो तुरंत जमीन पर लौट गया। ये ठीक सियान युन के पैरों के पास गिरा। तभी हमारा हीरो उसे उठाता है और अपने अपार्टमेंट में चला जाता है। वो ठीक टाइम पर वहाँ पर लौटता है। वो उन अपराधियों को खुद देखता है और उन लोगों को सही सजा देता है। सीजुन की गैंग तुरंत समझ जाती है कि वो आखिर कितनी बड़ी मुसीबत में है। लेकिन तभी रोलेन वहाँ पर आती है ये पूछने के लिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे ही उसने घायल सीजुन को देखा वो उसकी ओर दौड़ पड़ी। बाकी की गैंग लोग अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश की और सीजुन ने ये ऑर्डर दिया कि वो सियान को टोकन के साथ बाहर जाने से ना रोके। सियान युन के पास सिर्फ अपने भाई को सावधान करने का टाइम था। न्यूमेरिक प्रॉफिट और बातों के प्रति कॉन्फिडेंट वो सब के सब एक साथ आगे बढ़े। उन्हें जल्दी जीतने की उम्मीद में हमला किया, लेकिन सियान वहीं पर खड़ा रहा। वो इन हारने वाले से बिल्कुल भी नहीं डरा। हालांकि एक समस्या थी जो डाजी ने उसे बताई थी। रेवन जनरल ने अपनी शक्ति का यूज करके सेजुन के चेहरे पर पंजा मारा, लेकिन उसने ऐसा सियान के अनुमति के बिना किया था और अपने सभी टोकन की पावर का यूज कर लिया। बियर जनरल दुखी था कि वो आ नहीं सकता और अपनी पावर को दिखा नहीं सकता, लेकिन सियान इससे खुश था क्योंकि अगर वो सामने आता तो जो घर था वो डेफिनेटली डिस्ट्रॉय हो जाता। ये अपार्टमेंट ऐसी पावरफुल प्राणी के लिए छोटा सा स्टेज है। उन लोगों की बारी बाद में आएगी। वो खुद ही अपनी पावर से इस नकारे लोगों का सामना कर सकता है। सियान को इन गंदे लोगों पर आग से अटैक करने के लिए एक भी उंगली उठाने की जरूरत नहीं थी। जलते हुए बदमाशों को ये समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। ये पहली बार था कि वो ऐसे अद्भुत पावर का सामना कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि फायर में खुद का इंटेलिजेंस है, क्योंकि रूम में सिर्फ गुंडे ही जल रहे थे। जो लपटे थे वो बेहद गर्म थी और चाहे वो कितनी भी कोशिश करे फर्श और लड़कियों के बावजूद वो इसे बुझा नहीं सके। इनफैक्ट पानी भी इस चीज को बुझा नहीं पा रही थी। आग तभी बुझी जब तक वो मर नहीं गए। ये पहली बार था जब सीजुन और रोलेन ने ऐसा कुछ देखा और वो शब्दों के लिए भी तड़प रहे थे। और अब सीजुन एक्चुअली में अपनी जान के लिए तड़प रहा था। उसे पता ही नहीं था कि सियान मैजिक का यूज कर सकता है। डरी हुई रोलेन ने सियान से उसे दूर रहने की गुहार लगाई और इसके बजाय ये याद दिलाया कि सीजुन उसका सबसे अच्छा दोस्त था और वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। सियान ऐसे कचरे पर दया दिखाने में मोड़ नहीं था। सीजुन उसके घर जाने की हिम्मत की
ही उसकी बहन को बंधक बनाया और एक टोकन चुराने की कोशिश की और रुओलिन ने उसे भटकाने और समय बर्बाद करने का काम किया। बस उन्हें देखकर ही सियान को नफरत हो गई और वो अभी भी अपने पुरानी दोस्ती को याद करने की हिम्मत कर रहे थे। सीजुन खड़ा हुआ और सबसे इनोसेंट पर्सन की तरह खेलने लगा, जो ये नहीं समझता था कि सियान क्या कह रहा है। इसी टाइम से धीरे से उसने रुओलिन से कहा कि वो जाकर सियान का ध्यान भटकाए, क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। सीजुन ने खुद अपने पीछे एक चाकू को निकाल लिया और ये बताना जारी रखा कि वो सियान और रुओलिन की शादी में सबसे अच्छा आदि बनने के लिए कितना बेताब है। रुओलिन ने उसके साथ खेलना शुरू किया और सियान से शादी करने के लिए कहा। वो यहाँ तक कि उसे माफ करने के लिए भी तैयार थी कि उसके पास कुछ भी नहीं था। क्या ये ट्रू लव नहीं था? वो सिर्फ ये जानना चाहती थी कि उसको इतनी पावर कैसे मिली और वो फिर उससे हमेशा के लिए लव करेगी। पहले तो ऐसा लग रहा था कि उसका जो मैजिक था वो काम कर गया और सीजुन ने इसे एक अवसर के रूप में देखा कि वो चुपके से अटैक कर सके, लेकिन ये बस बेकार था। सियान उनकी एक्चुअली जो प्लान था उन सभी को एक मिडिल लेवल के आसान गेम से देख सकता था। वो अभी उनसे निपटने के लिए तैयार था। उसकी आंख से निकलने वाली लपटें इस सड़े हुए युगल को पकड़ लेती है और इस दुनिया को सर्वनाश से पहले थोड़ी सी साफ कर देती है। आग को देखते हुए सियान ने सोचा कि उसे ये पावर क्यों मिली और उसने समझा कि ये सब सीजुन और रुओलिन जैसे गंदे प्राणियों से इस वर्ल्ड को शुद्ध करने के लिए वो इस प्लेनेट के जितने भी गंदगी है उन सभी को साफ करेगा। इसी बीच सोंग फैमिली के प्रॉपर्टी पर उसका पूरा क्लैन इकट्ठा हुआ था। तभी क्लैन के लीडर को पूर्वजों को बुलाते हुए देख सकते हैं। सोंग ने वेदी के सामने झुककर अपने पूर्वजों से आशीर्वाद और मदद मांगी ताकि उनके मनी का अंत ना हो। वेदी से पूर्वजों की आत्मा सामने आई और उसने एशियन आर्टिफैक्ट और लड़की के ब्लड की मांग की। मिस्टर सोंग द्वारा बहुत महंगे दाम पर खरीदी गई दुखद एशियन बोटल सोल को बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं कर रही थी। पूर्वज एक असली आर्टिफैक्ट और एक असली बलिदान की मांग कर रहे थे। मिस्टर सोंग ने आश्वासन देना शुरू किया कि चिंता की कोई भी बात नहीं है। कुछ ही मिनटों में सीजुन को आर्टिफैक्ट और लड़की के साथ आ जाना चाहिए, लेकिन वो सोल इस बात से नाराज था कि उसे ऐसे बेकार वंशज के साथ इंतजार करना पड़ा। फिर भी उनके पास उनके लिए सिर्फ एक संदेश था। दुनिया का अंत, ग्लोबल सर्वनाश 3 दिनों में आ रहा है। ये मिस्टर सोंग के लिए बहुत ज्यादा अनबिलीवेबल था, लेकिन वो पूर्वज की सोल पर संदेह नहीं कर सकता। उसने तुरंत अपने क्लैन को बुलाया, उन्हें तुरंत अपने सभी मेंबर्स और जितने भी प्लेस थे उन सभी को बड़ी मात्रा में पानी और खाना इकट्ठा करने के लिए प्रेरित किया। अगर जो पूर्वज आत्मा ने जो भी कुछ कहा वो सच था तो दुनिया का अंत बहुत जल्द आने वाला था। सोंग ने तुरंत अपने सर्वेंट को भी तेजी से सीजुन और उसकी कैदियों को खोजने के लिए भेजा। उन्हें जल्दी से एक बलिदान करना था। हालांकि किसी को भी ये समझने का समय नहीं मिला कि वहाँ का जो गेट था वो टुकड़ों में बिखर गया। सियान ने शानदार तरीके से एंटर किया और उसने अपने हाथों में एक कचरे को पकड़ के वहाँ पर लाया। अब मिस्टर सोंग को इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि वो नहीं आया। हालांकि एक बात थी, सीजुन गलत सिचुएशन में आया था, लेकिन सियान इस ततैया के घोंसले में खुद आया। मिस्टर सोंग ने अपने बेटे को ऐसे सिचुएशन में देखकर चौंक गए। वो ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि एक नकारा और गरीब आदमी जैसा सियान ने उसके बेटे के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की। फिर फैमिली प्रॉपर्टी पर आकर अपने रास्ते में आकर सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। सोंग ने तुरंत क्लैन मेंबर को सियान को मारने का ऑर्डर दिया। तभी बहुत से लोग सियान की ओर दौड़ पड़े, जबकि उन लोगों का स्वागत फायर कर रहा था। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो आग फूट पड़ी। सियान ने सभी लोगों को बस एक ही निशान दिया और इसके बाद उन्हें अब कोई भी नहीं बचा सकता था। इसीलिए सियान अब बिना किसी प्रॉब्लम के उनके पालतू कुत्तों के सामने से गुजरा और जो फायर थी सिर्फ उन लोगों को ही लगी जिन्होंने उसे रोकने की कोशिश की। अब वो डरे हुए सोंग के साथ अकेला था, जिसने तुरंत अपनी सारी घमंड को खो दिया।
पीछे गैंग के जितने भी लोग थे वो तड़प रहे थे और अब सियान उसको सजा देने वाला था, लेकिन कोने में धकल जाने और मौत के डर से भी सोंग हार मानने के लिए तैयार नहीं था। उसके पास अभी भी आखिरी छुपा हुआ ट्रम्प कार्ड था, एक बूंद, और वो इसे बिना किसी डाउट के इस्तेमाल करने वाला था। हालांकि उसने जैसे ही ट्रिगर को खींचा, सियान ने अपनी फायर को कंट्रोल करते हुए यूज किया और सोंग के हाथों से पिस्टल और उसका हाथ दूर फेंका दिया। मिस्टर सोंग बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए। सियान उसके ऊपर बस हंस रहा है, ये कहते हुए कि उसे बारूद से खेलना नहीं चाहिए था। सियान खुद अपनी पावर का आनंद ले रहा था, भले ही वो अभी लो लेवल का था। वाइड फायर ने उसे एक अद्भुत एबिलिटी दी थी। इसी के साथ वो एक टाइम में अपने फ्लेम को 10 मीटर तक कंट्रोल कर सकता था, लेकिन अगर आपस में ही ब्लास्ट होते हैं तो ये और भी ज्यादा हो सकता है। जब सियान इस बारे में सोच रहा था, तभी सोंग ने इसी टाइम का फायदा उठाकर वेदी तक पहुंचने और पूर्वजों से मदद मांगने की कोशिश की। पूर्वजों की आत्मा ने सोंग परिवार के अंतिम उत्तराधिकारी को नष्ट होने की अनुमति नहीं दी, इसलिए उसने सियांग पर हमला करने के लिए अपनी फायर पावर का यूज किया। ये फायर पावर बुरे आत्माओं द्वारा बढ़ाई गई थी। ये इतना ग्रेट था कि यहाँ तक कि सियान ने भी कुछ नहीं किया। उसे काफी नुकसान हुआ और उसे थोड़ी देर के लिए पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसी टाइम पे मिस्टर सोंग और क्लेन के सभी मेंबर्स के घाव भर गए। अब उसने फिर से अपने आत्मविश्वास और अपने पूर्वजों की पावर को वापस पा लिया और सियान के लिए बहुत जल्द मौत का वादा करने लगा। सियान उसे देखते हुए कहता है कि मुझे बस इतना कहना है कि ऐसा लगता है कि सोंग फैमिली के पास इस सर्वनाश में कोई विजन नहीं है। डेफिनेटली किंग राजवंश में कोई है। मैं तो बस कुछ एशियन आइटम और वेपन्स को और पैसे लूटने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर एक बड़ा सा आदमी निकलेगा। वो सोल सियान के ऊपर अटैक करने लगता है और सियान उससे डोज और उससे डिफेंड करता है। मिस्टर सोंग को लगा था कि सियांग मर चुका होगा, लेकिन इसका बिल्कुल ही अपोजिट हुआ। सियांग ने अपने बियर को बुला लिया। कुछ टाइम पहले जब उसके ऊपर अटैक हुआ था, डाजिन ने बताया था कि फायर डेक्सिन का ये भगवान का एक जन्मजात फायर सोल है। उसने पिछले हजारों सालों में अपने परिवार की दूध पर भरोसा करते हुए उसने बहुत सारे सोल पावर को इकट्ठा कर लिया है और वो अपने रियल अपीयरेंस में अर्थ पर उतरने के लिए बस एक कदम दूर है। और अगर सियान इसको एब्जॉर्ब करता है तो उसकी फायर पावर सोल पावर में इम्प्रूवमेंट मिलेगा। हालांकि सियान उससे पूछता है कि तुम क्या कर सकती हो? अगर आप किसी डीमन को समन करते हैं तो आपकी लाइफ बच सकती है। फिर उसने जैसा जैसा डाजिन ने कहा वही सब किया। उसने टोकन में अपनी फायर पावर को डाला और टावर के ऊपर उसका अपीयरेंस आ गया और उसने बियर को बुलाया। जब बियर वहाँ से निकला तो तुरंत वास्तविकता दुनिया में आ गया और वो सोंग फैमिली के पूर्वजों पे अटैक करने लगा। उसने एक जोरदार दहाड़ लगाई और वो इधर उधर अटैक करने लगा और तभी सियांग ने उसे एक जोरदार मुक्का मारा और उससे कहा कि जल्दी से काम पर लग जा, मेरी सोल पावर ज्यादा टाइम तक नहीं चल सकती। क्या तू चाहता है कि मैं मर जाऊं? तभी बियर बोलता है, वेल मैं जेल मास्टर को जानता हूँ, मैं हमेशा वफादार और ईमानदार रहूंगा। आपने मुझे सही कहा। बियर उसके ऊपर अटैक करते हुए कहा कि इस तुच्छे से गॉड की हिम्मत कैसे हुई मेरे जैसे गॉड के रास्ते में आने की। और बियर सोंग फैमिली के पूर्वजों के सोल की बहुत ताबड़तोड़ कुटाई करता है। वो सोल मार खाते हुए कहता है कि इस गॉड की लिमिट एक्चुअली में पार करती है और वो अभी पूरी पावर को यूज करने में कैपेबल नहीं है, इसलिए वो पीछे हट रहा रहता है। लेकिन तभी सियान उसी रस्सी का यूज करता है जो उस बोतल में बंधी हुई थी, जिससे वो सोल खिंचाने लगती है और सियान ने उस सोल को पूरी तरीके से उस रस्सी से बांध दिया रहता है। इसी के साथ फर्स्ट पार्ट यहीं पर खत्म होता है और नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको इंतजार करना होगा।